एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ट्वीट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज पंचायती राज पे ही बात की जाए। तो जो कि पंचायती राज जो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने ये वीडियो बनाया है। और उसके साथ ही दो तीन बातें वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको आप एक्सेस करके, और हम डेली इस समय बीपीएससी प्रीलिम्स जो 66 का अपकमिंग एग्ज़ाम होना है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसमें क्विज़ करा रहे हैं जीएस रिलेटेड, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पंचायती राज को समझने से पहले आप इसके बैकग्राउंड को समझिए। पंचायती राज जैसा वर्ड आप जानते हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन संविधान में जो डीपीएसपी है, हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व, उनमें आर्टिकल 14 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात जो है वो की गई है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप ग्राम पंचायत बनाइए, जो ग्रामीण विकास की एक मुख्य एजेंसी के रूप में उभर के सामने आए। देखिए क्या है, इसी को मद्देनजर रखते हुए संविधान में तो नहीं, लेकिन एक साधारण कार्यकारी आदेश के माध्यम से भारत सरकार ने आज़ादी के 2-3 वर्षों बाद ही, माफ़ कीजिएगा, संविधान के लागू होने के लगभग 3-4 वर्ष बाद 1954 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसको हिंदी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का देखिए मोटा मोटा उद्देश्य जो है वो ये था कि ग्रामीण विकास हमें करना है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे काम करना ज़रूरी था उस समय के हिसाब से। उस समय की परिस्थितियों से आप बेहतर हैं, परिचित हैं, बेहतर तरीके से ही परिचित होंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया उस समय, कि ग्रामीण स्तर पे, रूट लेवल पे जो है, ग्रास रूट लेवल पे हम डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसमें शामिल करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये आगे बढ़ा, तो धीरे धीरे इसमें कई सारी कमियां निकल के सामने आई। ठीक है, तो जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू जी को लगा कि यह फेल होने पे आ चुका है, तो उन्होंने इसकी समीक्षा करने के लिए, जैसा कि साधारणतः होता है कि कोई भी जब आयोग या कोई भी संस्था बनती है और वो विफल हो जाती है अपने उद्देश्य में, तो उसकी समीक्षा के लिए कोई संस्था बनती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए नेहरू जी ने क्या किया कि एक जाने माने फिलोसोफर थे उस टाइम के, फिलोसोफर आप स्कॉलर बोल सकते हैं, जिनको इन मुद्दों की बड़ी अच्छी समझ थी, वो थे बलवंत राय मेहता जी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता जी के अध्यक्षता में उन्होंने ये समिति गठित की। आप पढ़ते होंगे बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में ये समिति जो है गठित हुई। तो हुआ क्या कि अब इन्होंने ही फिर कहा कि देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विफल इसलिए हो गया क्योंकि जिनके लिए यहाँ काम होना था उनकी तो पार्टिसिपेशन ही नहीं है, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है ही नहीं। क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के माध्यम से अगर आप कार्य करा रहे हैं, जो है विकास कार्य करा रहे हैं, तो इसके लिए जहाँ विकास कार्य हो रहा है वहाँ के लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। इसको इन्होंने बताया, बलवंत राय मेहता ने। तो इसी के पर्पज़ से उन्होंने कहा कि हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो है नीति अपनानी चाहिए, और राजनीतिक भागीदारी और सहभागिता वाली बात को जो है उन्होंने ऊपर लाया। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र का विकास हो रहा है उस क्षेत्र के लोगों की सहभागिता तंत्र में, प्रशासनिक तंत्र हो या कार्यकारी तंत्र हो, उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट आया। और फिर हम आगे देखते हैं कि फिर कैसे ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के रूप में संस्थाएं उभर के सामने आईं। कई सारे राज्यों ने फिर आगे इन चीज़ों को अडॉप्ट किया पंचायतों के रूप में। ठीक है, आगे हम अपने स्लाइड में इन चीज़ों को और विस्तृत देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये अभी जो मनाया गया, इसकी शुरुआत जो थी वो 2010 में हुई थी। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। और इसको पंचायती राज मंत्रालय जो होता है भारत सरकार का, वही मनाता है। उसी के द्वारा इस डे को होस्ट किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं।
अब पंचायती राज क्या कि भारत में हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, मैंने बताया आपको। और भारत का संविधान पंचायतों को स्वशासन के संस्थानों के रूप में मान्यता देता है। अब हम जानते हैं कि संवैधानिक जो है वो विषय के रूप में पंचायतों की उपस्थिति हम देख सकते हैं। आप जो है उसको देख पाएंगे 9वें अध्याय में संविधान के, आप देखेंगे आर्टिकल 243 से 243 तक है। फिर आप 11वीं अनुसूची में इसके विषय भी देख पाएंगे, ठीक है। वो हम अभी देखते हैं आगे कैसे ये सब जुड़े। अब देखिए यह दिन संविधान, देखिए क्या था ना कि 24 अप्रैल 1993 को ही ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकरण किया गया, ये 92 में ये अधिनियम पास तो हो चुका था, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। लेकिन इसको जो प्रभावी बनाया गया वो 24 अप्रैल 1993 से बनाया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को ही हमने पंचायती राज दिवस मनाने का निर्णय लिया। लेकिन ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि 24 अप्रैल 2010 से, माफ़ कीजिएगा, पंचायती राज दिवस 2010 से मनाना शुरू किया गया है, ठीक है, 93 से नहीं। और एक बात और रखिएगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1954 से शुरू किया गया था। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। 1954 तो नहीं पूछा जाता है कि किस 5 ईयर प्लान से शुरू किया गया था। तो हम जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मतलब कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए, तो उसमें एक ऑप्शन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी होता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, संशोधन अधिनियम राज्यों को संगठित करने के लिए कदम उठाने की अनुमति देता है। ये जो संशोधन अधिनियम था, देखिए ये संशोधन अधिनियम एक तरीके का मॉडल प्रस्तुत किया संघ सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार ने, संसद ने इसमें अधिनियम के तौर पे इसको पेश किया और संविधान का अंग बनाया। और राज्यों को जो है एक, आप बोल सकते हैं कि एक फॉर्मेट दिया, एक मॉडल प्रस्तुत किया उसके सामने। और मॉडल में क्या था कि कई चीज़ों को उसने अनिवार्य बनाया और कई चीज़ों को वॉलंटरी बनाया, मतलब स्वैच्छिक बनाया। कैसे, मैं आपको बताऊंगा आगे भी। ग्राम पंचायतें और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार और अधिकार प्रदान करती है, ये जो अधिनियम है इसके बारे में है। फिर देखिए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी भी ये कहा करते थे कि भारत का भविष्य जो है वो गाँव में बसता है। जब डीपीएसपी में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं अधिनियमों का, माफ़ कीजिएगा, जो अनुच्छेदों का, तो उसमें जो 3 आधार पे वर्गीकरण है, उसका बौद्धिक आधार, जिसको उदारवादी, या फिर उसके बाद एक समाजवादी और एक गांधीवादी। तो जो गांधीवादी जो वर्गीकरण है उसमें आर्टिकल 40 को इसीलिए गांधीवादी विचार के अंदर शामिल किया जाता है, क्योंकि वो पंचायतों के समर्थक थे, पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे, स्वशासन के मूल रूप से समर्थक थे। पंचायती राज व्यवस्था तो एक अलग टर्म है, उसी से संबंधित है। फिर अगला है कि अब मैंने बताया 2010 में शुरू किया गया, आप जानते ही हैं। फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियमन ने भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण का नेतृत्व किया था, जिसने राजनीतिक शक्ति के जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण में मदद की। राजनीतिक स्तर पर जो विकेंद्रीकरण हुआ, देखिए क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए। विकेंद्रीकरण जब शब्द हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि बस एक पॉइंट ऐसे बनाना, जैसे किसी चीज़ को सेंट्रलाइज कर देना। लेकिन जब बात होती है डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि एक शक्तियों के कई सारे केंद्र बना देना, विकेंद्रीकरण कर देना शक्तियों का। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई ए पर्सन है, वही पहले यहाँ पूरी पावर डिराइव करते थे यहीं से, और पूरी पावर वो खुद अकेले यूज़ करते थे। लेकिन एक ही शक्तियों को कुछ संस्थाओं को दे दिया गया, ऐसे मान लीजिए बंटवारा हो गया, तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन, आप साधारण लहजे में बता रहा हूँ, यही होता है विकेंद्रीकरण। जब शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात आएगी तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि पंचायती राज संस्थाओं को बनाया गया और कुछ अधिकार इन्हें दिए गए, कुछ कार्य करने की शक्तियाँ दी गई इन्हें, इसीलिए इसको विकेंद्रीकरण या शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं। बदले में इसने गांव मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज के संस्थागतकरण का नेतृत्व किया था। ये अधिनियमों की बात हो रही, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसी के तहत ये बातें हैं। अब देखिए पंचायती राज दिवस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें हैं, चूँकि आज है तो इसको हमने मुख्य रूप से इन चीज़ों को शामिल किया है स्लाइड में। देखिए पंचायती राज जो मंत्रालय है भारत सरकार का, वो 3-4 पुरस्कार देता है आज। कौन कौन से है तो देख लीजिए जल्दी से। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, और ये तीनों स्तर की पंचायतों को एक जनरल कैटेगरी में और एक सब्जेक्टिव क्लास में दिया जाता है, ठीक है। कई सारे विषय होते हैं, उन विषयों के आधार पर वर्गीकरण करके दिया जाता है। फिर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है।
फिर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, तो ये देश भर में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाता है इससे। और बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, ठीक है। देखिए अब एक टर्म और है, आगे बताने से अच्छा अभी बता देता हूँ। दो जो एक पढ़ते हैं हम लोग ग्राम पंचायत और एक है ग्राम सभा। तो देखिए जो ग्राम पंचायत है जीपी जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें चुने हुए सदस्य जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, ठीक है, इसके तहत पंचायती राज के तहत ग्राम के स्तर पे, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके ग्राम में, जैसे बिहार में उसको मुखिया कहते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रधान जी कहते हैं, कई जगहों पे और भी शब्द अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। सरपंच और पंच भी यूज़ किया जाता है जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे। तो उनको वो ग्राम पंचायत प्रमुख होते हैं, इसीलिए वो प्रधान, मुखिया या सरपंच कहे जाते हैं। लेकिन ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा ऐसे समझिए शॉर्ट में, उस गांव में 18 साल से ऊपर जितने लोग मिल के ग्राम पंचायत को चुनते हैं वो सब लोग ग्राम सभा कहलाते हैं। ग्राम सभा कोई विशिष्ट लोग का समूह नहीं है कि 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, नहीं, पूरा गांव ग्राम सभा हो सकता है। अगर आपके गांव में कोई एक ग्राम पंचायत है, मान लीजिए आपके गांव का नाम है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे गांव का नाम हुआ चांदपुर, ठीक है। अब मान लीजिए चांदपुर गांव का नाम है और चांदपुर में एक प्रधान जी चुने जाते हैं। अब गांव की आबादी मान लीजिए 2000 है, तो ग्राम पंचायत जो होगी वो चांदपुर की ग्राम प्रधान की होगी, मतलब वो जो होंगे, जो ग्राम पंचायत होगी वो प्रधान जी हो गए। और ग्राम सभा जो होगी ये पूरे 2000 लोग ग्राम सभा कहलाएंगे। जीएस जो है ये ग्राम सभा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा और अच्छे से। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए मैं बताया आपको कि फिर हुआ क्या। अब देखिए बलवंत राय मेहता पे मैंने आपको छोड़ दिया था, उसके आगे मैं आपको कहानी बताता हूँ। फिर हुआ क्या कि जैसे ही बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिशें की कि हमें जो है पंचायती राज जैसी कोई व्यवस्था अपनानी चाहिए जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती हो, तो हमने क्या किया कि हमने उसके बाद से कई राज्यों ने जो है पंचायती राज की दिशा में प्रयास भी किए। वो आगे अभी देखिएगा स्लाइड में है। तो उसके बाद कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पे पंचायतों के संबंध में अलग अलग प्रावधान अपनाए और अपने स्तर पे प्रयास भी किए। लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ धीरे धीरे जो है, जब कई राज्यों में इसके प्रति अलग अलग वो देखी गई, अलग अलग मतलब जो अलग अलग प्रावधान देखे गए, तो इसके एकीकरण की बात आई कि मतलब क्यों ना जो है कुछ ऐसे प्रावधान हो पंचायतों से जुड़े जो हर राज्य में एक समान हो। कुछ राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए उनको कुछ स्वैच्छिक प्रावधान जो है अपनाने का अधिकार दिया जाए राज्यों को। लेकिन केंद्र ने सोचा कि क्यों ना मूल कुछ ऐसी बातें हों जो हर जगह लागू हों, मतलब उनका यूनिफिकेशन हो, हर जगह दिखे ये बात। तो इसी के मद्देनज़र तात्कालिक बीच में देखिए बलवंत राय मेहता समिति और एक सबसे लास्ट में जो कमेटी बनी थी वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में, जो राजीव गांधी ने बनाई थी, उसके बीच में और भी 3-4 कमेटियाँ हैं। जैसे एमएल सिंघवी थे, एक अशोक मेहता थे, फिर एमएल सिंघवी थे, फिर आपका पीके थुंगन थे, कई सारे लोग थे। तो वीएन गाडगिल साहब जो थे, विट्ठल नरहरि गाडगिल नाम था उनका, तो गाडगिल साहब ने कहा कि हम जो है अपनाना चाहिए हमें पंचायती राज। ये 1988-89 में ये कमेटी गठित हुई थी, नरहरि गाडगिल साहब वाली, बहुत एग्जैक्टली याद नहीं है, देखना होगा, अब देख लीजिएगा उसको। तो गाडगिल साहब ने कहा कि हमें पंचायती राज सर अडॉप्ट करना चाहिए राजीव गांधी से, ठीक है। भारत सरकार ने गठित की थी कमेटी। तो गाडगिल साहब ने जैसे ही कहा तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे और यूनिफिकेशन करेंगे पंचायती राज से जुड़े प्रावधानों का, मतलब पंचायती राज से जुड़े प्रावधानों का एकीकरण करेंगे। और उसके बाद देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप बात समझिएगा, क्योंकि आज अगर पंचायती राज आप यहाँ समझ जाएंगे तो आपको कभी भी पंचायती राज से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं आप सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि पंचायती राज अधिनियम को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो प्रभाव में आया। फिर इसने पंचायती राज संस्थाओं पर संवैधानिक दर्जा दिया और यह राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास की जमीनी स्तर तक परिभाषित करने का क्षण था। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक था पंचायतों में अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान जो इसमें शामिल हैं, ठीक है। फिर है पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई 11वीं सूची बनाई गई, ठीक है। अनुसूची हम पढ़ते हैं, उसमें जो 11वीं सूची बनाई गई वो पंचायती राज से ही जुड़ी थी, ठीक है, जो 73वें संविधान संशोधन के ही संबंध में थी। फिर इसने डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 को लागू किया, वही जो मैंने आपको बताया कि 40 में जो प्रावधान है स्वशासन की संस्थाओं को गठित करने का, पंचायतों को गठन करने का,
जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक रहा है। ठीक है, अब ये कुछ मेंस की लाइन है जिनको आप कोट कर पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी ने भी पंचायतों और ग्राम गण राज्यों की वकालत की थी। स्वतंत्रता के बाद से समय समय पर भारत में पंचायतों के कई प्रावधान किए गए और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ इसको अंतिम रूप प्राप्त हुआ था। इस काम के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 57 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और जिसे पंचायती राज कहा गया। और ये सिफारिश देखिए प्रारंभ इन्होंने कर दी थी, लेकिन यही सब बात आगे जितनी समितियां गठित हुई सबने यही बात कही कि देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी है समाज का, मतलब देश में हमारे। और किसी भी योजना का सफलता से क्रियान्वयन तभी संभव है जब लोगों की भी जन भागीदारी हो, उस क्षेत्र के लोग उस योजना का इम्प्लीमेंट करें, लोग ही उसमें शामिल हों, क्योंकि जन भागीदारी से जब आप किसी काम को करते हैं तो बहुत बेहतर होता है। ऐसी सामान्य धारणा भी है समाज में। ठीक है, बस एक फैक्ट जो है अलग, वो मैं आपको बता देता हूँ। अशोक मेहता समिति जो बनी थी 1977 में, ठीक है, अशोक मेहता, ये 1977 में ये कमेटी बनी थी। इन्होंने बस क्या कहा था वो समझ लीजिए। इन्होंने पंचायती राज को तो का समर्थन किया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी बात कही, जन भागीदारी की भी बात कही। बस एक बात जो इन्होंने अलग कही वो ये कही कि जो पंचायती राज की जो संरचना हो वो 3 स्तरीय के बजाय द्विस्तरीय हो, मतलब सिर्फ 2 स्तर पे हो। इन्होंने ये जो ब्लॉक लेवल पे जो हमारी पंचायतें होती हैं ग्राम के बाद, ब्लॉक लेवल की पंचायतों को जो है इन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपनी सिफारिश दी थी इन्होंने। ठीक है, और 77 में आप जान रहे हैं किसकी सरकार थी, तो सरकार बदली थी, हम जानते हैं मोरारजी देसाई की सरकार आई थी जनता पार्टी की, तो उन्होंने ही इस समिति को गठित किया था। ठीक है, तो इन्होंने बस ये दूसरे स्तर की जो समिति या जो पंचायत होती है ब्लॉक पंचायत, उसको इन्होंने नकार दिया था अपनी सिफारिश में। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की बात कही थी। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और अच्छा फैक्ट ये बता देता हूँ, जो ये अशोक मेहता समिति थी इसने एक और बात कही थी। इन्होंने कहा था कि हमें ग्राम पंचायतों के साथ साथ न्याय पंचायत भी अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए न्याय पंचायत? इन्होंने कहा कि जो कई सारे विवाद ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे स्तर के होते हैं और उसके लिए जो है जिला कचहरी और पुलिस तक जाने से अच्छा है कि हम ग्रामीण स्तर पे भी उनका समाधान कर लें। ठीक है, ये सब सिफारिशें हैं, अशोक मेहता ने 1977 में ये बात कही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू ने नागौर जिले में, राजस्थान का नागौर एक जिला है, ठीक है, तो वहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसकी शुरुआत की गई। और फिर इसी साल जो है 1-2 महीने बाद ही शायद आंध्र प्रदेश में भी ये योजना लागू की गई। फिर अब ये योजना मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 1959 में जो शुरू की गई वो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की थी उसके आधार पर मैंने बताया आपको ना कि कई राज्यों ने अपने स्तर से प्रयास किए थे, तो ये उन्हीं प्रयासों की बात है। लेकिन जब संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जब संविधान का दर्जा इसको मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया, तब राज्यों में कई प्रावधानों को लेके जो है वो यूनिफिकेशन देखा गया। मतलब कई चीज़ों को लेके, मतलब कॉमन जो चीज़ें थी वो देखी गई प्रावधानों में। तो अब राज्य जो है वो कई चीज़ों में समान कार्य करने लगे और कई चीज़ों को अपने विशेष परिस्थितियों के अनुसार वो आगे लेके आए थे। तो ये पहले वाले पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, ये माफ़ कीजिएगा, स्लाइड में एक्चुअली ये बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन बाद में रखा था हमने फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों को आरक्षण दिया गया। ठीक है, अब ये संवैधानिक वाला जो एंगल है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो माफ़ कीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसकी अब यहाँ बात हो रही है। इसमें और क्या विशेष बातें शामिल की गई, तो देखिए एक तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उसके आरक्षण की बात की गई। इसको आर्टिकल 243 जो डी था उसमें शामिल किया गया। मैंने आपको बताया कि जो पंचायती राज अधिनियम है, जो संशोधन अधिनियम जो था पंचायती राज वाला, उसमें 243 से 243 पी तक पंचायती राज के बारे में प्रावधान है। तो 243 से 243 पी तक,
तो जो 243D था उसमें आरक्षण की बात थी इन्हीं वर्गों के, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फिर आगे देखते हैं। हाँ, फिर एक और बात कही गई थी कि न्यूनतम किसी भी राज्य में महिलाओं को आरक्षण, न्यूनतम की बात मैं कर रहा हूँ, 1/3 होना चाहिए, ठीक है। कई राज्यों ने इसको 50% पे भी रखा है, जिनमें मुख्य रूप से बिहार राज्य को हम जानते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 से कम सीट आरक्षित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ रिजर्वेशन जो कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है, जैसे क्या हो कि 100 में से मान लीजिए 33 सीटें आरक्षित हो गई महिलाओं के लिए, ठीक है। अब जो 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई हैं, उन 33 में भी ये देखा जाए कि क्या उस 33 में से मतलब जो SC ST की महिलाएं हैं उनका आरक्षण क्या हो पा रहा है उस हिसाब से, उनके वर्ग के हिसाब से, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अध्यक्षों के कार्यकाल में आरक्षण गांव या किसी भी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यकाल में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल कानून के अनुसार ही होगा। देखिए, अब जो भी पंचायतों के स्तर पे जो भी अध्यक्ष जो होंगे, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक जो पंचायत अध्यक्ष होंगे, या जो ग्राम पंचायत होंगे, ग्राम पंचायत के प्रमुख होंगे, अध्यक्ष होंगे, जिनको प्रधान जी कहते हैं हम लोग, ये कौन होंगे अध्यक्ष जो है, इसका भी जो इसको जो तय करेगा वो राज्य विधानमंडल तय करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना होगा कि उसमें जो है फिर अब उसके लिए फिर क्या आरक्षण की नीति होगी, तीनों स्तर पे, यहाँ सिर्फ ग्राम स्तर की बात नहीं हो रही है। फिर सदस्यों की अयोग्यता के बारे में है कि इनकी अयोग्यता कैसे सिद्ध होगी। तो किसी व्यक्ति को पंचायत की सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाएगा अगर उसे संबंधित राज्य विधानमंडल अयोग्य कर देता है या चुनावी उद्देश्यों के लिए कुछ समय के लिए कानून अयोग्य घोषित कर देता है, और अगर उसे इस प्रकार राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर अयोग्य घोषित किया गया हो। तो अगर राज्य विधानमंडल कोई एक पर्टिकुलर लॉ एक बनाता है और उसके आधार पे कुछ सीमाएं तय करता है या कुछ शर्तें तय करते हैं, और उन शर्तों को कोई व्यक्ति अगर फुलफिल नहीं करता है, तो हर राज्य में ये शर्तें अलग अलग होंगी। वो जो भी विधानमंडल तय करेगा वहाँ उस राज्य का जो जो विधानमंडल होगा, तो उस हिसाब से किसी भी व्यक्ति को अयोग्य किया जा सकता है इसमें मतलब पंचायती राज में भाग लेने के लिए, ठीक है। फिर है इसकी शक्तियाँ क्या होंगी पंचायतों की। तो पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। अब राज्य विधानमंडल के पास विधायी शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग कर वे पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकते हैं। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब जैसे जो 29 विषय मैंने बताया कि 11वीं अनुसूची में है, उसके बारे में है कि इन्हें जो अधिकार उन 29 विषयों में से जो चीज़ें भी ग्राम पंचायतों या जिला पंचायतों को देनी है, क्षेत्र पंचायतों को, अब 29 विषय तो संविधान में 11वीं अनुसूची में कह दिए गए कि ग्राम पंचायतों के लिए 19 विषय हैं, माफ़ कीजिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए। लेकिन उन 29 विषयों में कितने विषय का ये यूज करेंगे, जो 29 विषय हैं ना, उनका यूज ये विधानमंडल जितने विषयों पे इनको कहेगा उतने ही विषयों पे ये इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो उन विषयों में मुख्य रूप से जैसे कर लगाना है, तो ग्राम पंचायतें या क्षेत्र पंचायतें किसी मामले में कर लगाएं, बाजार हाट पे। फिर और भी कई चीज़ें हैं, वित्तीय संसाधनों का अधिकार इनको मिले। फिर एक राज्य कानून द्वारा पंचायतों को कर लगाने और उचित करों, फीस, टोल, शुल्कों आदि को जमा करने का अधिकार प्रदान कर सकता है, या राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न शुल्कों, करों आदि को पंचायत को भी आवंटित कर सकता है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दी जा सकती है। सारांश यह है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। अब इसकी जो एक दो मुख्य विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं कि ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वैसे काम कर सकती है जैसा कि राज्य विधानमंडल को कानून दिया जा सकता, विधानमंडल को कानून द्वारा मतलब इसको संदर्भित किया जाए ग्राम सभा को कि आपके पास क्या क्या शक्ति हैं। फिर प्रावधानों के अनुरूप ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन 20 लाख से अधिक की आबादी वाले स्थान पर नहीं किया जा सकता। अब 73वें संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि जिस राज्य की जो कुल आबादी है, ठीक है, अगर 20 लाख से अधिक नहीं है तो उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायत है, जो ब्लॉक पंचायत या प्रखंड पंचायत हम कहते हैं, उसका गठन ना किया जाए। वहाँ सिर्फ द्विस्तरीय पंचायत को ही रखा जाए या द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं। पंचायत की सभी सीटों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा, ठीक है। इसके लिए
प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो, या मतलब समान हो, और सभी पंचायत क्षेत्रों में जो स्थितियाँ हो वो सामान्य हो। देखिए क्या है कि मान लीजिए कि 10 लाख की आबादी वाला कोई ज़िला है, तो उसमें सीटें ऐसी निर्धारित की जाएंगी कि हर जितनी सीटें हों उस क्षेत्र के लिए आवंटित, उन सभी क्षेत्रों की सीटों के आवंटन में जनसंख्या का जो भारांश है या जनसंख्या का जो वेटेज है वो समतुल्य हो और सबका प्रतिनिधित्व जो है वो समान रूप से सुनिश्चित हो। ठीक है। राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, या जिन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है वहाँ जिला स्तर के पंचायतों में पंचायतों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब देखिए क्या है, प्रतिनिधित्व तय कर सकता है। वो क्या है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें जो 3 संस्थाएं हैं, जो अब मैंने बताया कि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पे, तो जिला पंचायत अध्यक्ष या सदस्य जो होंगे, ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष या जो सदस्य होंगे, या जो ग्राम पंचायत के स्तर पे जो अध्यक्ष होंगे, उनमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया कि जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जो होंगे उनका जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा कि प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये विधानमंडल तय करेगा। ठीक है। लेकिन जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे और ब्लॉक पंचायत के अध्यक्ष होंगे, इनका चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से ही होगा। अब आप पूछेंगे कि तो फिर चुनाव करेगा कौन, जनता नहीं करेगी तो, अप्रत्यक्ष चुनाव की अगर बात आ गई तो अप्रत्यक्ष चुनाव के तौर पे फिर आपको पता होगा कि हम लोग एक चुनाव देखते हैं हमारे सामने, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं वो भी एक ग्राम पंचायत के स्तर पे एक होते हैं, और जिला पंचायत सदस्य भी ऐसे ही होते हैं। तो यही लोग मिल के एक, जैसे एक जिले मान लीजिए कि 100 जो है आपके जिला पंचायत सदस्य हो गए, तो वही 100 मिल के कोई एक अध्यक्ष चुनते हैं उसमें से। ठीक है। और जैसे आप इसमें देखते हैं क्षेत्र में, तो क्षेत्र में मान लीजिए कि एक क्षेत्र में 20 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो 20 क्षेत्र पंचायत सदस्य ही मिलकर क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। तो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये तो अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन इनके जो सदस्य होते हैं क्षेत्र और जिला पंचायतों के, इनका चुनाव गांव वाले खुद हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट जो है संविधान में लिखी हुई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में। लेकिन ग्राम स्तर पे जो अध्यक्ष का चुनाव हो, जैसे प्रधान जी और सरपंच का, तो ये कैसे हो ये संविधान में नहीं लिखा गया है अधिनियम में 73वें में। ये जो है वो राज्य पे छोड़ा गया है। जब आप इसमें पढ़िएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को बहुत डीपली, तो उसमें 2 तरीके के प्रावधान हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए 2 तरीके के प्रावधान हैं। एक है अनिवार्य, ठीक है, माफ़ कीजिएगा पेन इस पर चल नहीं रहा है, ठीक है, और एक है स्वैच्छिक। ठीक है, मतलब एक ऑब्लिगेटरी है और एक जो है मतलब ऑप्शनल है या वॉलंटरी है। ठीक है। अब स्वैच्छिक और अनिवार्य क्या है? तो अनिवार्य प्रावधान वे प्रावधान होंगे जो संविधान में कहा गया कि ये हर राज्य मानेंगे ही मानेंगे, इससे किसी को छूट नहीं मिलेगी। तो अनिवार्य प्रावधानों में क्या क्या रखा गया कि आपके यहाँ जो है त्रिस्तरीय पंचायत होगी, महिलाओं को आरक्षण दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दीजिए, फिर जो है राज्य वित्त आयोग का राज्य चुनाव आयोग का गठन करिए ये चुनाव कराने के लिए। ऐसी सब चीज़ें अनिवार्य प्रावधानों में रखी गई। ठीक है यहाँ पे। लेकिन स्वैच्छिक प्रावधानों में वे प्रावधान रखे गए जिसमें संविधान में कहा गया कि ये राज्यों की विधान मंडलों पर डिपेंड करता है कि वो अपनाएं इसे या ना अपनाएं। तो उन्हीं में 1-2 प्रावधान रखे गए। तो उनमें एक मुख्य प्रावधान जो मैं अभी बता रहा था आपको जिसके बारे में, तो स्वैच्छिक प्रावधानों में ही ये बात रखी गई कि किसी भी ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा, मतलब कौन होगा का मतलब कि उसका चुनाव कैसे होगा, ये तय करने का अधिकार राज्य विधान मंडलों को दे दिया जाए। तो आप देखते हैं कि कई राज्यों में राज्य विधान मंडलों ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव खुद जनता से कराने का निर्णय लिया, और कई जगहों पे मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, जो है ये चुनाव जो होता है अधिकांश राज्यों में हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ही होता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे जो इनका चुनाव होता है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का, वो जो है एक सेलेक्टिव एक ग्रुप होता है वो करता है। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये 2 जो डिफरेंसेस हैं वो जो इनके जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बताना था, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको। स्वैच्छिक प्रावधानों में और भी कई चीज़ें हैं। जैसे स्वैच्छिक प्रावधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान ये रखा गया है कि किसी भी राज्य में
राज्य विधानमंडल जो होगा वहाँ का, विधायिका जो वहाँ की होगी, वो ये तय कर ले कि किसको जो है किस मतलब ये ओबीसी वर्ग जो होता है, जो मतलब बैकवर्ड क्लास होता है, तो ओबीसी वर्ग में आप किसको आरक्षण क्या आप देना चाहते हैं किसी को पंचायती राज में भी, तो ये तय करने का अधिकार ओबीसी के लिए, रिजर्वेशन का अधिकार पंचायती राज में, ये भी विधानमंडलों को ही इसका अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है यही था जो है इसके बारे में, और ऐसी ही कुछ मुख्य बातें हैं, इसको आप देखिएगा। और भी कई चीज़ें हैं, इसमें हम फर्दर कभी बता देंगे। और देखिए पंचायती राज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो इसको हॉलिस्टिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखिए ये सारी बातें जो लिखी हैं यहाँ पे, ये किताबों में मिल जाएंगी बहुत आसानी से। जो चीज़ें मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, जो की पॉइंट्स, उनको आप समझने का प्रयास करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। ठीक है, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो में अपना लिंक टेलीग्राम चैनल का डाल देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डेली हम जो है क्विज़ कराती है हमारी टीम। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आप देखते रहिए, हम और भी आगे वीडियोज़ इसमें कई सारे लाएंगे। ठीक है, पंचायती राज जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। इस लेक्चर के जो भी की पॉइंट्स आपको लगते हैं कि कहीं नहीं मिलेंगे, उनको नोट करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप उसको, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक उसको लिखिए। ठीक है, हम लोग आपके लिए ही हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।